A very good morning, dear students. Welcome back in the BBVN online classes. In class 12th Commerce subject Business Studies, we were discussing our chapter number 2, that is the principles of management. In our earlier classes, we have already discussed about Fayol's contribution. From this video, we are going to discuss about the scientific principles of management. What is the meaning of the scientific principles of management? First, we need to understand it. अब अगर बात की जाए साइंटिफिक मैनेजमेंट की, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का सीधा सीधा मतलब है टेकिंग साइंटिफिक डिसीजंस बाय यूजिंग साइंटिफिक टूल्स, मेथड्स एंड पॉलिसीज इन द यूज। आप साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को, साइंटिफिक टेक्निक्स को, साइंटिफिक टूल्स को, साइंटिफिक मेथड्स को काम में ले करके मैनेजरियल डिसीजंस लेंगे। डिसीजंस शुड नॉट बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ इंट्यूशंस ऑफ द मैनेजर्स बाय हिट एंड ट्रायल बेसिस। यानी कि मैं करके देखता हूं, होता है तो ठीक है, नहीं होता तो दूसरा मेथड काम में ले लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैनेजर अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा। Instead of making experiments, he need to analyze the conditions, need to understand the cause and effect relationship, and then only he may take appropriate decisions in the management. This is the scientific management. अब साइंटिफिक मैनेजमेंट की जब भी बात करते हैं, अपन बात करते हैं F.W. टेलर की, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर की। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर का जो कंट्रीब्यूशन है, अपन कहते हैं शॉप फ्लोर मैनेजमेंट और डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम के बारे में इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को गाइड किया कि हमें साइंटिफिक टूल्स को काम में लेना चाहिए, साइंटिफिक मेथड्स को काम में लेना चाहिए, जिससे कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जा सके। इस वीडियो में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं पहले टेलर के कंट्रीब्यूशन को, टेलर की हिस्ट्री को पढ़ते हैं। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, टेन्योर है इनका 1856 to 1915, was a person who within a very short duration rose from rank of an ordinary apprentice, यानी कि एक सामान्य वर्कर की तरह काम करना शुरू किया था, तो टू चीफ इंजीनियर इन मिडवेल स्टील कंपनी यूएसए। मिडवेल स्टील कंपनी जो यूएसए में सिचुएटेड है, वहां पर एक सामान्य वर्कर के तौर पर काम करना शुरू किया और चीफ इंजीनियर तक पहुंचे। टेलर conducted a number of experiments and came to conclusion that workers were producing much less than targeted standard task, यानी कि बहुत ज्यादा फर्क है। एक्चुअल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगर जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है वो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उनका एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज्यादा कम है। और साथ साथ में उन्होंने कहा ऑल्सो बोथ द पार्टीज, मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, यहाँ पर दो पार्टीज का मतलब दो लेवल से हैं, एक मैनेजमेंट लेवल, एक नॉन मैनेजमेंट लेवल। यानी कि मैनेजमेंट लेवल में तो टॉप लेवल आ गया सारा का सारा, उसके बाद में नीचे वाले सारे आ गए, ठीक है। मैनेजमेंट जो डिसीजन लेगा, वर्कर्स जो नॉन मैनेजरियल है, दोनों एक दूसरे को राइवलरीज की तरह ट्रीट करते हैं। इसमें लिखते हैं ऑल्सो बोथ द पार्टीज, management and workers are hostile towards each other. He gave a number of suggestions to solve this problem and correctly propounded the theory of scientific management to emphasize the use of scientific approach in managing an enterprise instead of hit and a trial method. For his contribution, he is well known as father of the scientific management. Scientific management attempts to eliminate waste to ensure maximum production at minimum cost, यानी कि ऑपरेशनल लेवल पर आप ये चाहते हैं कि उत्पादन तो अधिकतम हो और आपकी लागत क्या है, कम से कम आए। अब वो प्रिंसिपल्स क्या हैं हमारे पास में? साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज एंड हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, मैक्सिमम नॉट रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट। हम लगभग किताबों में चार प्रिंसिपल्स देखते हैं: साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। ये चार प्रिंसिपल्स हमें हमारी बुक में देखने को मिलेंगे, सिलेबस में भी ये चार ही रहेंगे। पांचवा प्रिंसिपल मैक्सिमम नॉट रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट अपन डिस्कस जरूर करेंगे। पहला प्रिंसिपल आता है साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। व्हाट द प्रिंसिपल सेज दैट, यानी कि जो मैनेजरियल डिसीजंस हैं, दे शुड नॉट बी टेकन बाय the intuitions of the managers should not be dictator. He should rather taking the decisions by his own intuition. He should analyze the conditions and take the appropriate decisions. अब अपन यहाँ पर पढ़ लेते हैं, हमें लिखना क्या है? There should be a scientific study and analysis of each element of a job.
in order to replace the old rule of thumb approach or hit and miss method। यानी कि अपन कर करके देखें और गलतियों से सीखें, इतना समय हमारे पास नहीं है, इतना रिसोर्स हमारे पास नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सिचुएशंस को एनालाइज करना चाहिए, एनालाइज करके साइंटिफिक टूल्स को काम में लेना चाहिए, और साइंटिफिक टूल्स को काम में ले करके पुराने मेथड को बदल करके उसमें नए मेथड में चेंज करना चाहिए। We should be constantly experimenting to develop a new techniques which make the work much easier, much simpler, much quicker। यानी कि पहले की कंपैरिजन में काम सिंपल हो जाए, इजी हो जाए और जल्दी हो जाए, जिसमें वेस्टेजेस कम से कम हो, इस तरह के निर्णय लिए जाने चाहिए। यानी सीधी सी कहानी है, मैनेजर्स शुड नॉट बी डिक्टेटर। मैनेजर को डिक्टेटर नहीं होना चाहिए, यानी उसे अपने इंट्यूशन, अपने सिक्स सेंसेस के बेसिस पर ही डिसीजन नहीं लेना चाहिए। उसे क्या करना चाहिए, उसे सिचुएशंस को एनालाइज करना चाहिए। ठीक है, अब अगला आता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। जब भी हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मनी का मतलब होता है आपके कॉर्डियल रिलेशनशिप, यानी कि मधुर संबंध। अब मधुर संबंध किस में चाहिए, एक तो वर्कर्स में चाहिए और एक मैनेजमेंट में चाहिए। तो सीधा सा मतलब है, in this condition we will talk about the mental revolution or change in the approach of both levels। both levels मतलब यानी कि मैनेजमेंट लेवल और वर्कर लेवल, दोनों में, मैनेजरियल नॉन मैनेजरियल, दोनों को अपनी अप्रोच बदलनी पड़ेगी। इंस्टीड ऑफ वर्किंग एज अ राइवलरीज दे नीड टू बी वर्क एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के सहयोग के साथ काम करें, एक दूसरे से लड़े ना। बिकॉज द कॉमन गोल ओनली कैन बी अचीव्ड बाय द पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बोथ द लेवल्स। अगर दोनों लेवल्स का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होगा तब ही केवल ऑर्गेनाइजेशनल या कॉमन गोल को अचीव किया जा सकता है। यानी कि जो वर्कर्स हैं वो मैनेजर को अपने राइवलरी ना समझे और मैनेजमेंट वर्कर्स को अपना राइवलरी ना समझे। लिखना क्या है, इट इम्प्लाइज दैट देयर शुड बी मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब होता है चेंज इन अप्रोच ऑफ बोथ workers as well as managers on part of managers and workers in order to respect each other's role and eliminate any class conflict to realize organizational objective। किसी तरह का क्लास कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि मैनेजमेंट को अपना ईगो रख करके काम नहीं करना चाहिए। बोले वर्कर है तो वर्कर ने मुझे काम कैसे बताया या मुझे गाइडेंस करने की इसकी हिम्मत कैसे हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोथ शुड रिस्पेक्ट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। अगला आता है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म इज द एक्सपेंशन ऑफ द हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक्सपेंशन तो है, यानी कि मेंटल रिवॉल्यूशन जिसमें ऑलरेडी आ गया, लेकिन साथ साथ में क्या हो, यहाँ पर अपन कहते हैं कि जैसे जैसे फ्रेश ब्लड आता है वैसे वैसे न्यू आइडियाज जनरेट होते हैं। जब न्यू आइडियाज जनरेट होते हैं तो अपन कहते हैं मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट शुड गिव एडिक्वेट फ्रीडम टू द एम्प्लॉइज टू गिव अप और टू गिव द न्यू आइडियाज। मैनेजमेंट शुड वेलकम द न्यू आइडियाज गिवन बाय द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉय अगर नया आइडिया लेकर के आता है तो उसे भी वेलकम करना चाहिए, उसे एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज दी जानी चाहिए। इससे क्या होगा, अगर एम्प्लॉय का आइडिया अडॉप्ट किया जाएगा तो एम्प्लॉय सेल्फ मोटिवेट होगा और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करेगा। अब लिखना क्या है, cooperation not individualism, it is an extension of the principle of harmony not discord, whereby constructive suggestions of workers should be adopted and they should not go on strike। यानी कि वर्कर्स स्ट्राइक पर नहीं जाएंगे। as both management and workers share responsibility and perform together। अगर ऐसा होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट की जाती हैं, यानी कि वर्कर्स को मैनेजमेंट साथ में लेकर के काम करवाता है, तो वर्कर्स क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़ जाएंगे तो स्ट्राइक पर ऑटोमेटिकली नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, बिकॉज देयर own interest will be consolidated along with the interest of the organization। अगला आता है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। तो सीधी सी बात है, आज अपन बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स की। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या है, लेबर, वर्कर्स ह्यूमन रिसोर्स है। अब ह्यूमन रिसोर्स है तो ह्यूमन रिसोर्स जितना अपग्रेड होगा उसकी एफिशिएंसी उतनी इंक्रीज करेगी, यानी कि वेस्टेज उतना ही कम होगा। वेस्टेज अगर उतना ही कम होगा तो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट उतने ही बढ़ जाएंगे। तो सीधी सी बात, एम्प्लॉय के इंटेलेक्चुअल को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट किए जाएं, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स दिए जाएं,
और अगर एम्प्लॉय की ग्रोथ होगी, इट डायरेक्टली कोरिलेटेड अलॉन्ग विद द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के साथ में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं इट इम्प्लाइज डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसीज, यानी कि कार्य क्षमता, competencies of all persons of an organization after their scientific selection and assigning works suited to their temperament and abilities. This will increase the productivity by utilizing the skills of the workers टू द फुलेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट, यानी कि जो आदमी जिस काम के लायक है उसे वही काम दिया जाए जिससे कि बेनिफिट ऑफ एक्सपर्टाइजेशन लिया जा सके और उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के प्रयास कॉन्टिन्यूसली किए जाएं, क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो केवल प्रोस्पेरिटी एम्प्लॉय की नहीं होगी, ये प्रोस्पेरिटी जो ग्रोथ है वो ऑर्गेनाइजेशन की भी होगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैक्सिमम नॉट रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट, यानी कि हमें अपने अधिकतम उत्पादन के बारे में सोचना है, लिमिटेड आउटपुट के बारे में नहीं सोचना। मैक्सिमम का मतलब यहाँ पर ऑप्टिमम से लिया जाए, यानी कि वी नीड टू मिनिमाइज द वेस्टेजेस एंड मैक्सिमाइज द आउटपुट्स। अपने आउटपुट को अधिकतम करना है, वेस्टेजेस को मिनिमम करना है। यहाँ पर लिखते हैं बोथ द मैनेजमेंट एंड वर्कर शुड ट्राई टू अचीव मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ रेस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्टेड मतलब रुका हुआ, रुकावट, यानी कि एक नियंत्रित, ऐसा नहीं होना चाहिए, नियंत्रित नहीं होना चाहिए, restricted output. This will be beneficial to both the parties. A maximum output will result in higher wages for the workers and greater profit for the management. Increased productivity is also in the interest of the consumers and the society at large. कैसे होगा? अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी तो मार्केट सप्लाई बढ़ जाएगी, मार्केट सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइसेस राइज एक बार क्लियर रुक जाएगा एंड दीज गुड्स विल बी अवेलेबल एट द रीजनेबल प्राइसेस। तो सोसाइटी के लिए भी अच्छा है, वर्कर्स के लिए भी अच्छा है, मैनेजमेंट के लिए भी अच्छा है। तो आउटपुट जो हो वो हो मैक्सिमम, रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट ना हो। यहाँ पर हमारे पास में प्रिंसिपल्स खत्म हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास में टेक्निक्स आती हैं, अपन या नाम देख लेते हैं उन टेक्निक का, लेकिन डिस्कशन करेंगे अपन इसके नेक्स्ट वीडियो में। नाम अपन एक बार से यहीं पर इसका कवर कर लेते हैं। फंक्शनल फॉर्मेनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी, डिफरेंशियल पीस वेजल सिस्टम। These are the techniques of scientific management given by F.W. Taylor. अभी तक आपको करना क्या है? You need to write down the notes in your fair notebook and send a PDF of your copy at my WhatsApp number. In case of any doubt, you may send your queries through WhatsApp. Thank you. Have a good day.